नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम फाइनल ईयर EAFM पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे। अब कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस तक अपन लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन लिया कैसे जाता है उसके लिए 2-3 क्राइटेरिया होते हैं। एक तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता है, एक कैपिटल गियरिंग रेशियो होता है और एक होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आज के इस वीडियो में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड कैपिटल गियरिंग को डिस्कस करेंगे। रीजन बीइंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल का अपना सेपरेट चैप्टर है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता क्या है, इसके लिए कोई अलग से डेफिनेशन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं। सिंपल सी बात आती है, कोई भी कंपनी जो अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी कैपिटल के साथ साथ फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल को यूज करता है तो उसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोला जाता है। यानी कि एक कंपनी है, उसने इक्विटी शेयर भी इशू कर रखे हैं, साथ में फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग यानी कि डिबेंचर इशू कर दिए और प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो इशू कर दिए। इट मीन्स कंपनी है वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर रही है। यानी इक्विटी के साथ साथ फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल है वो कैपिटल स्ट्रक्चर में यूज होती है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे बिजनेस है वो कर रही है या ट्रेडिंग कर रही है, यानी समता पर व्यापार कर रही है, समता अंशों के आधार पर। फिर इसमें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू अपन ये समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट होता है या नहीं होता है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन या एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, जहाँ पे एक फर्म है या फिर 2 फर्में ले लेते हैं, जिसमें एक फर्म है वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को यूज़ कर रही है और दूसरी फर्म है वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यूज़ नहीं करती है। मान लीजिए ये फर्म ए है और ये फर्म बी है और यहाँ पे इसके डिफरेंट पर्टिकुलर्स हैं वो आ जाएंगे। मान लीजिए कंपनी है उसको टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 25,000 रुपीज़ की है, दोनों को ही। फर्म ए है वो इसमें कैपिटल मिक्स रखता है, इक्विटी कैपिटल है वो सपोज 10,000 रुपीज़ है और रिमेनिंग वो फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल है उसको यूज़ करती है। मान लीजिए 15,000 रुपीज़ है वो डिबेंचर के थ्रू कंपनी जुटाती है और फर्म बी है वो होल अमाउंट यानी पूरे 25,000 रुपये हैं वो इक्विटी के थ्रू फाइनेंस करते हैं। अब मान लीजिए कंपनी है उसका EBIT है वो 5,000 रुपीज़ है, दोनों में 5-5 हज़ार रुपये उनका कर एवं ब्याज पूर्व लाभ है वो अपने को दिया हुआ है। अब सबसे पहले इसमें से प्रॉफिट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट की अमाउंट है उसको लेस करा जाता है। इंटरेस्ट है वो अज्यूम कर लेते हैं कि इस डिबेंचर पे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कंपनी की 50% कॉरपोरेट टैक्स रेट है, यानी 15,000 रुपीज़ है उसका 6% इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो सोल्व करते हैं, 15,000 का 9% कैलकुलेट करना है। $15,000 का 6% ये आता है 900 रुपीज़। और फर्म बी है उसमें किसी भी टाइप की फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कैपिटल है वो यूज़ नहीं करेगी है। इट मीन्स वहाँ पे कोई इंटरेस्ट आएगा नहीं। कंप्लीट 25,000 रुपये है वो इक्विटी शेयर के थ्रू ही फर्म में इन्वेस्ट करे जाते हैं। ये लेस करने के बाद जो अमाउंट आती है उसे अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोला जाता है। ये लेस करने के बाद में 4,100 और इसमें अमाउंट एज इट इज़ 5,000 रुपीज़ आएगी। फिर इसमें से लेस कर आ जाएगा टैक्स और उसकी रेट अज्यूम करिए 50%। तो इसमें 2,050 रुपीज़ और इसमें 2,500 रुपीज़ टैक्स के फॉर्म में जाएंगी। अब ये लेस करने के बाद में अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट है वो कैलकुलेट होती है। चूंकि ये अमाउंट 50% है तो ये अमाउंट एज इट इज़ रिपीट हो जाएगी, 2,050 एंड 2,500 रुपीज़।
अब प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो वो लेस कर देते, और लेस करने के बाद में जो अमाउंट आती है वो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स मानी जाती है। तो यहाँ पे जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है उससे ही अपन अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो मान के चलेंगे। अब रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करना है। रिटर्न ऑन इक्विटी मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो इनकम बची हुई है उस पे रिटर्न है वो कैलकुलेट करा जाएगा। पहले केस में कैलकुलेट करते हैं, अर्निंग अवेलेबल्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो 2050 रुपीज़ है, और यहाँ पे 10,000 रुपीज़ हैं वो इक्विटी के थ्रू इशू करे जाते हैं, और परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो 100 आता है। अब ये 2050 डिवाइड बाई 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100, आंसर आता है 20.5%। यानी इस कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो अर्निंग मिल रही है वो 20.5% है। और कंपनी बी में कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट, हालांकि इसमें ज़्यादा है बट इक्विटी शेयर कैपिटल है वो भी इसमें ज़्यादा है 25,000 रुपीज़ की, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 10%। अब आप खुद कंपेयर करके देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है वो दोनों के लिए सेम था, लास्ट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स है वो फर्म बी में आपको ज़्यादा दिख रही है, बट आफ्टर ऑल जो बेनिफिट है इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो फर्म ए में हो रहा है। रीजन बीइंग यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल थी, उसके लिए आप इंटरेस्ट ऑलरेडी पे कर चुके हो, और वो पे करने के बाद में पहला बेनिफिट आपको टैक्स में मिलता है, इसके कंपैरिजन में टैक्स कम देना पड़ा, और दूसरा इक्विटी शेयर कैपिटल या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं वो कम है, तो उस एवज में इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी अर्निंग है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। यानी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से अपन ये जज कर सकते हैं कि जो इक्विटी के बाद में आपकी फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल यूज करते हैं वहां पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा बेनिफिट रहता है, और एंटायर अमाउंट अगर आप इक्विटी शेयर कैपिटल है उसी से ही रेज करते हैं, कंपनी में जुटाते हैं, तो शेयर होल्डर्स को कम बेनिफिट मिलता है, यानी उनका रिटर्न है वो ओनली 10% रह जाता है। तो एक क्राइटेरिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए ये होता है, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन लेने हैं तो पहला क्राइटेरिया आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता है। दूसरा कैपिटल गियरिंग। कैपिटल गियरिंग में क्या होता है, फर्म की कैपेसिटी है वो देखी जाती है फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल और वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल में। तो इसका जो रेशियो अपन कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला हो जाता है फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, और इसको डिवाइड करा जाता है वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल से। अब फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल है, इसमें दो वेरिएबल आते हैं जिसमें आप डिबेंचर्स या बॉन्ड्स या फिर लोन्स, और वो भी खास तौर से लॉन्ग टर्म लोन्स, और एक आती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल है, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर उसके बाद में रिजर्व एंड सरप्लस हैं उनको इंक्लूड करा जाता है। तो एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं कंपनी के लिए कौन सी चीज़ है वो बेनिफिशियल है, या हाई गियरिंग रेशियो आता है तो उसके क्या मायने होते हैं, लो गियरिंग रेशियो आता है तो उसके क्या मायने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी को टोटल 7,50,000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, और मान लीजिए वो कंपनी प्रीफर करती है इक्विटी शेयर्स के थ्रू वो 2,50,000 रुपीज़ रेज करना चाहती है, फिर डिबेंचर के थ्रू 3 लाख रुपीज़ वो रेज करना चाहते हैं, और प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू वो 2 लाख रुपीज़ है रेज करना चाहते हैं। अब इस केस में कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या निकल के आएगा, तो पहला अपना फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल जो यहाँ पे लिखा है डिबेंचर, बॉन्ड्स, लोन्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, तो दो चीज़ें इसमें आ रही हैं, एक तो डिबेंचर और एक प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों की अमाउंट है वो 3 लाख प्लस 2 लाख रुपीज़।
ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। वेरिएबल कॉस्ट में अपने पास में एक ही ऑप्शन है और वो इक्विटी के अमाउंट है 2,50,000। फर्दर आप इसे सॉल्व करोगे तो रेशियो आएगा 2:1 और ये हाई गियरिंग रेशियो माना जाता है, यानी कंपनी है वो इक्विटी के कंपैरिजन में फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल ज़्यादा यूज कर रही है। अब किसी भी कंपनी को सजेस्ट करना हो कि उसको लो गियरिंग रेशियो रखना चाहिए या फिर हाई गियरिंग रेशियो रखना चाहिए, ये कंपनी पर डिपेंड करता है। मान लीजिए इनिशियल लेवल पे कंपनी है तो वहाँ पे लो गियरिंग रेशियो होना चाहिए। जैसे कि आप व्हीकल वगैरह चलाते हैं, स्टार्टिंग में फर्स्ट गियर आता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, तो कोई भी कंपनी है स्टार्टिंग में ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल उसमें कम होनी चाहिए। और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है आप हाई गियरिंग रेशियो की तरफ जा सकते हैं, यानी कंपनी में बाद में आप फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें मेन थी। थर्ड डिसीजन क्राइटेरियन जो आता है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आएगा, उसका सेपरेट चैप्टर होगा। फिर इसके बाद में एक चीज़ मैंने बताई थी आपको कि कौन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। 3-4 पॉइंट मैं आपसे ऐसे ही वर्बली डिस्कस कर लेता हूँ। एक तो नेचर ऑफ बिजनेस आता है, यानी कोई भी कंपनी है उसका बिजनेस करने का नेचर क्या है या उसके व्यवसाय की प्रकृति क्या है। तो उसमें सबसे बड़ी बात आती है कि कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या सर्विस इंडस्ट्री है। ये डिपेंड करता है किसी कंपनी में आपको मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे आपको कैपिटल स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट नहीं। मिनिमम अमाउंट है वो बैंक से भी रेज कर सकते हैं, ओन कैपिटल भी हो सकती है। सेकंड आता है आपका साइज ऑफ बिजनेस। अगर लार्ज साइज का बिजनेस है तो ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ता है कि कौन कौन सी कैपिटल या कहाँ कहाँ से फंड्स को रेज करा जा सकता है। और स्मॉल साइज का बिजनेस है तो उस केस में ज़्यादा सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर एक आपके पास में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी अवेलेबिलिटी देखनी पड़ती है। अगर आपके पास में स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम है और दूसरी जो फाइनेंस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है तो उस केस में ज़्यादा आपको इसमें माइंड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं। जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है आप बैंक से उधार ले सकते हैं या दूसरी वित्तीय संस्थाओं से आप उधार ले सकते हैं। बट अगर आपके पास में ज़्यादा इस टाइप की इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल नहीं है तो आपको ओपन मार्केट से, अपने रिलेटिव्स से या फिर जो मनी लेंडर्स होते हैं उनसे फंड रेज करने पड़ेंगे। एक आपका टैक्स होता है, गवर्नमेंट का जो टैक्स स्ट्रक्चर होता है वो भी कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। जैसे कि आपकी टैक्स सेविंग है वो डिबेंचर्स में, लॉन्ग टर्म लोन्स में तो होती है, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड की जो अमाउंट होती है और इक्विटी वाली अमाउंट होती है उस पर टैक्स कंपनी को पे करना पड़ता है। और एक आपकी कंपनी में जो मनी का सर्कुलेशन किस टाइप से होता है, यानी आप कुछ भी सेल आउट करते हैं वो कितने टाइम कैश में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वो फ्रिक्वेंटली कैश में कन्वर्ट होता है तो ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और अगर उसकी साइकिल है वो लेंदी है, ज़्यादा समय लगता है, तो उस केस में आपको एडवांस में अपने पास में कैपिटल मैनेज करके रखना होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में एक दो और भी ले सकते हैं, आपकी मैनेजमेंट की पॉलिसी क्या है, आपकी कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में फंड्स की रिक्वायरमेंट क्या है, ये भी आपके इंटरनल फैक्टर्स हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में 2-3 चीज़ें देखी है, एक ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, एक कैपिटल गियरिंग रेशियो और एक वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में जो इसकी एक्चुअल थ्योरीज हैं, नेट इनकम थ्योरी हो गई, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, ट्रेडिशनल अप्रोच, एमएम अप्रोच, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।